हाय, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। समय है आज के टॉप 20 का। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबको एक वार्म वेलकम। हमने पिछले हफ्ते फाइनली थोड़ा बहुत रिस्पाइट प्ले आउट होता हुआ देखा, क्योंकि बैक टू बैक पेन के बाद थर्सडे को एक रिवर्सल देखा और फ्राइडे को कंसोलिडेट करते हुए हम नजर आए। और आज भी इन ग्रीन शुरुआत होने की तैयारी है, जबकि ग्लोब का मूड बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं। हमारे एशियन पियर्स लार्जली दबाव के साथ ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। यूएस में फ्राइडे को वहां पे भी थर्सडे के पेन के बाद एक अच्छा बाउंस बैक नजर आया और आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट है। एक बात ध्यान रखिएगा, हम पिछले कुछ समय से दो ही चीजें क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। ट्रेजरी यील्ड्स वो अभी भी 4.7 के पार ऊपर ही नजर आएंगी, और दूसरा कच्चा तेल, क्योंकि मिडिल ईस्ट का कंसर्न्स माउंट हुए थे वापस जब वो जो पीस डील थी उसका मियाद खत्म हुई थी। तो वो ब्रेंड भी कोई कूल ऑफ नहीं है, 93 समथिंग पे छोड़ा था, 92 पॉइंट समथिंग पे पर वो एलिवेटेड लेवल्स पे ही बैठा हुआ है। तो इस हफ्ते पूरी तरह से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स पे नजर, और खास तौर पे अगर वो यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी साहब की धमकी सही है तो आज शाम को ईरान पे कुछ सिवियर सैंक्शंस के अनाउंसमेंट शेड्यूल्ड है। तो अब वो बाजार वेट एंड वॉच कर रहा होगा, इंतजार कर रहा होगा डर डर के उस ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट का। खैर, इस बीच देखते हैं दिन में और किस तरह के अपडेट्स आते हैं। ये है ग्लोब की तस्वीर। थोड़ा सा मूड कॉशियस है हमने, लेकिन थोड़ा बहुत मूड दिखाया है तेजी की तरफ। तो देखते हैं उसको हम कितना होल्ड ऑन कर पाते हैं, लैच ऑन कर पाते हैं। भाई साहब, ऐसे में मूड कैसा और शुरुआती खिलाड़ी कौन से? गिफ्ट निफ्टी तकरीबन 60 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में आप देखें तो कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। कमोडिटीज की जो एक्शन थी फ्राइडे को अलग टाइप की थी, और आज आप देखें तो फ्यूचर्स थोड़े से कुछ और इंडिकेशन दे रहे हैं। हालांकि आज खबरों के लिहाज से देखें ना तो बहुत कुछ बड़ा एक्टिव डे नहीं है। छोटे छोटे स्टॉक्स की बहुत सारी खबरें देखने को मिल रही है, लेकिन 4-5 भी ऐसी स्टॉक्स नहीं है ना जो बाजार की दिशा को फिलहाल के लिए तय कर पाए। बड़े इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स के ऊपर खबरें थोड़ी सी मिसिंग नजर आ रही है, लेकिन काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आप देखें तो एक्शन नजर आएगा। एक तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छी आई हैं, और फ्राइडे का आपका जो प्राइस एक्शन था वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसे में शुरुआत कर लेते हैं। पहला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में नारायण हृदयालय, और जो दर्शक 7:30 बजे रोज़ाना हमारे साथ जुड़ते हैं उनको पता होगा कि थीम हमने काफ़ी बार हाईलाइट किया, डिस्कशन किया है कि अर्निंग से कंफर्ट आपको आ रहा है ये हेल्थ केयर और हॉस्पिटल वाली स्पेस में। अब इसमें एक स्टॉक आपके साथ डिस्कस किया था नारायण हृदयालय, हालांकि उन स्तरों के आसपास ही चल रहा है, ज़्यादा चला नहीं है। अब आज यहाँ पर कोटक सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, और 1815-16 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। पहले से वो 2220 रुपये के करीब का टारगेट था, अब 2350 रुपये का ये टारगेट दे रहे हैं, और बता रहे हैं कि यहाँ पर आप देखें तो जो एक कंसर्न्स बने हुए थे हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में, ये थोड़े से ओवरडन नजर आ रहे हैं। अच्छा, एक खास बात यह है कि नारायण हृदयालय का भारतीय कारोबार तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन इनके जो इंटरनेशनल कारोबार है यहाँ पर भी ऑपरेशंस में लगातार आपको सुधार देखने को मिल रहा है। कंपेरेटिव वैल्यूएशन, चाहे आप इसको अपोलो के साथ कंपेयर करके देखें या फिर फोर्टिस के साथ, आपको नजर आएगा कि वैल्यूएशन सस्ती मिल रही है। तो नारायण हृदयालय आज इस स्टॉक में आपको खास एक्शन देखने को मिल सकता है। पहला स्टॉक है मिडिल ईस्ट में, इन ग्रीन रख दिया। दूसरा स्टॉक है, और ये भी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट आई है, स्टॉक काफ़ी हाई से टूटा हुआ है, चलने का नाम नहीं ले रहा है। विशाल मेगा मार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। 103-103.50 के करीब का भाव चल रहा है, 140 का ये टारगेट दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि रीअपॉइंटमेंट हुआ एमडी एंड सीईओ का अगले 5 साल के लिए। और इसको लेकर आप देखें तो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनी हुई थी, क्योंकि अब खबर आ चुकी है, क्लैरिटी आ गई है, तो हो सकता है कि स्टॉक में जो अब तक अंडर परफॉर्मेंस और जो एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला था वो लाइकली रिवर्स हो। वैल्यूएशन के लिहाज से आप देखें तो बता रहे कि जो डिस्क्रिशनरी पीयर्स हैं, विशाल मेगा मार्ट की जो वैल्यूएशन है कंपेरेटिवली थोड़ी सी बेहतर साइड पर नजर आ रही है। इसके लिए दोनों स्टॉक्स हैं, नारायण हृदयालय और विशाल मेगा मार्ट, ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट के चलते इन ग्रीन रखा है। ओके भाई, फ्राइडे को वैसे पता था, सीएनबीसी आवाज ने आपको फ्लैग ऑफ करा हुआ था कि शाम 4 बजे अश्विनी वैष्णव साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और इवन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस काहे पे होनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स पे। तो ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है, लेकिन हाँ, वो बाजार बंद होने के बाद 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्राइडे को, वो अपडेट्स आ गए, तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज को पहला स्टॉक इन ग्रीन रखा। कंफर्ट इसी के साथ है, बाकी तो और भी पीयर्स हैं जिनको बेनिफिट होगा, पर ये डिक्सन ऐसा भी नहीं चला नहीं है, ऑलरेडी चला हुआ है, क्योंकि अच्छी खबरों का तांता लगा हुआ था इसके साथ। गवर्नमेंट ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 नोटिफाई कर दिया।
62,500 करोड़ रुपए का आउटले कैबिनेट ने क्लियर कराया हुआ है जुलाई में। ये मोबाइल पीएलआई जो थी ये मार्च 2026 में लैप्स हो गई थी, तो मैटर ऑफ टाइम था। अब ये जो नई मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम MPMS 2.0 है, ये 1 अप्रैल 2026 से रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्टिव हो गई। अब डिक्सन क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से लिस्टेड इंडियन कंपनीज में सबसे तगड़े बेनिफिट इसी को परकुलेट होंगे इस नोटिफिकेशन के जरिए, क्योंकि लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है मोबाइल फोन्स का, ये असेंबली डिवाइसेस का। आप मोटोरोला हो, शाओमी हो, ट्रांजिशन हो, लिनोवो हो, सबके लिए डिक्सन काम करता है, तो फिर इसको ग्रीन कर दिया। हाँ, अंबर वगैरह भी पीयर्स हैं जो सिमिलर काम पे, उनको भी रडार पे रख सकते हैं। दूसरा, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस को ग्रीन करा, थोड़ी सी क्लैरिटी लौट आई है। 21 करोड़ 20.94 करोड़ वारंट्स प्रमोटर ग्रुप एंटिटी सनब्राइट मॉरिशस को जारी करे जा रहे हैं। जारी करना, एक तो जारी करे जा रहे हैं वो अपना कंफर्टिंग 126 के भाव पे, जबकि क्लोज हुआ है फ्राइडे को 107 के आसपास। और क्योंकि वारंट जारी करें 25% पैसा आना था, तो 660 करोड़ पे अपफ्रंट आ गए, और इवेंचुअली जब फुल कन्वर्जन होगा तो दरअसल 2600 करोड़ रुपए के आसपास जुटा रही होगी ये कंपनी प्रमोटर्स से 126 के भाव पे। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रमोटर्स का स्किन इन द गेम क्योंकि इनकी शेयर होल्डिंग तो मिनिस्क्यूल से रह गई थी, तो वो जी एंटरटेनमेंट खबर तो अच्छी है, ग्रीन कर दिया है। जब फ्लैग ऑफ करने की बात थी तो इस प्लेटफॉर्म ने कंसर्न्स फ्लैग ऑफ भी करे थे। अगले दो कौन से भाई साहब? अगले दो स्टॉक में इन्फोसिस, यहां पर आप नजर रखिएगा। कॉस्पी को मैं देख रहा हूं 2.5% की गिरावट देखने को मिली, और काफी महीनों से हम देख रहे हैं कि जो कन्वर्स कोरिलेशन है बिल्कुल कारगर साबित हो रहा है। हालांकि गिरावट ज्यादा नहीं है, 2.5% के आसपास की, लेकिन इन्फोसिस को अपनी लिस्ट में इन ग्रीन शामिल करने का एक एडिशनल कंफर्ट आ जाता है। अब दूसरी बात जिसके चलते इन्फोसिस को मैं अपनी लिस्ट में शामिल कर रहा हूं, कारण ये है कि FTSE की रीबैलेंसिंग होनी है और 18 सितंबर को इसका एडजस्टमेंट होगा। हालांकि अभी काफ़ी समय बचा हुआ है, 21 सितंबर को आप देखें तो यहाँ पर ये जो बदलाव है लागू हो जाएंगे। और इन्फोसिस में आप देखें तो $57.4 मिलियन के इन्फ्लोज आपको देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ एक इन्फोसिस स्टॉक नहीं है, लेंसकार्ट है, ग्रो है, भारतीय एयरटेल में और मीशो, इनफैक्ट सभी में देखें तो भारतीय एयरटेल में सबसे ज़्यादा फ्लोज है। लेकिन लग रहा है कि क्योंकि कॉस्ट भी नीचे है तो इन्फोसिस को अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए, इन ग्रीन रखा हुआ है। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में अपोलो टायर्स, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। और यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आई है, बहुत ही ट्रिकी रिपोर्ट है। अब इसको कैसे समझना है, किस चीज़ पर मार्केट रिएक्ट करेगा, कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि जो टेक अवे मैं ले रहा हूँ ये मोस्टली पॉजिटिव साइड पर है। टारगेट प्राइस इन्होंने इंक्रीज कर दिया, पहले 580 रुपये के करीब का टारगेट था, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 रुपये से इन्होंने अपने टारगेट प्राइस को बढ़ाया। और ये बता रहे हैं कि जो निवेशक हैं ये थोड़े से ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं रॉ मटेरियल के प्राइजेस को लेकर, फ्लक्चुएशंस को लेकर और मार्जिन्स को लेकर। हालांकि ये भी कह रहे हैं कि Q1 ठीक ठाक था, लेकिन Q2 में अगेन आपको थोड़ा सा मार्जिन एरोजन, थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन खास बात यह है कि इसकी जो ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी अब तक देखने को मिली थी ये काफ़ी बढ़िया है। और Q2 एंड ऑनवर्ड्स ये जो मार्जिन को लेकर कंसर्न्स है ना, ये भी काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएंगे। यहाँ से अगर मार्जिन में बढ़त आ गई तो हो सकता है कि इनके कंसेंसस में एक अपसाइड रिस्क भी आपको देखने को मिले, यानी और 590 से ऊपर ये भी अपने टारगेट प्राइस को इंक्रीज करते हुए नजर आए। रिपोर्ट काफ़ी अच्छी है, इसके लिए अपोलो टायर्स स्टॉक को रख दिया इन ग्रीन। ओके, अगले दो में एक लार्ज ट्रेड हुआ था KDDL में। KDDL को पहले हम लोग जानते थे कमला डायल्स एंड डिवाइसेस लिमिटेड। ये दरअसल ईथॉस नाम की जो कंपनी लग्जरी वॉच वाली जो लिस्टेड है ना, उसकी पेरेंट है। KDDL में फ्राइडे को एक लार्ज ट्रेड में प्रणव शंकर साबू यानी कि इसके प्रमोटर ने 2.46 लाख शेयर्स बेचे हैं, तकरीबन 2.5 लाख शेयर्स 3,650 के भाव पे। क्रिस कैपिटल ने ये पूरा चंक तो नहीं, अपडेट है 1,32,000 शेयर्स क्रिस कैपिटल, असल में नाम है क्लैरिस कैपिटल 1। तो मैं ऐसी सर्च कर रहा था, ये मेरे ख्याल से पी फ्रॉम क्रिस कैपिटल का AIF है जिसने थोड़ा बहुत चंक 1.3 खरीदा है। इस KDDL का जरा साल का चार्ट रखिएगा। अहेड ऑफ दिस लार्ज ट्रेड मैसिव मूव्स बने हैं KDDL में। जब प्रमोटर्स ने ऑफलोड करा तो अब एक मार्की इन्वेस्टर चेक इन तो करा है, पर मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हूंगा इस एलिवेटेड चाल के बाद स्टॉक, तो मैं इसको लाल ले जा रहा हूं प्रमोटर की सेलिंग के बीच में। बाकी एक मार्केट इन्वेस्टर गुस्सा है, पता नहीं और तेजी, फ्राइडे को भी अच्छी तेजी आ गई है, जहां ट्रेड हुआ उसके ऊपर चला गया है, तो आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा, छोड़ दीजिएगा, बस अपडेट शेयर करना था। श्री रेणुका शुगर्स
हाँ, शुगर रह रहे कि तेजी भी दिखा रही है, कूल ऑफ भी हो रही है, क्योंकि अब वो फंस गया मामला। रिटेल दाम तो बढ़ ही रहे हैं, सरकार इंटरवीन कर रही है। इस बीच आईसीआईसीआई बैंक के पास अच्छी खासी होल्डिंग थी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पे, उसने ट्रिम कर दी अपनी होल्डिंग 20 अगस्त को, मेरे ख्याल से 2.7% के आसपास स्टेक श्री रेणुका शुगर्स में बेचा। और सरकार अभी भी एग्रेसिव है शुगर के दामों पे लगाम लगाने के लिए। थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे स्पेस को लेकर। रीसेंट अप्रूव्स के बाद श्री रेणुका इस बीच में लाल रख दिया अपडेट के चलते। लास्ट दो कौन से सेगमेंट के? आखिरी दो स्टॉक है बैंकिंग स्पेस के स्टॉक्स पर खास नजर रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा कंफर्ट दे रहा है बैंकिंग में। निफ्टी बैंक में आप देखें तो स्ट्रेंथ आपको चार्ट्स पर नजर आएगी। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ये स्टॉक खास है, हालांकि कुछ पीएसयू बैंक्स ऐसे हैं जहां पर कमजोरी भी नजर आएगी। मिसाल के तौर पर फ्राइडे को आप पीएनबी का प्राइस एक्शन देखिए, गिरावट आई थी, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ये ऑलमोस्ट डेज हाई के करीब की क्लोजिंग है, लेकिन ज़्यादा बड़ा मूव नहीं था। राउंड फिगर 1% की तेजी देखने को मिली थी और जिस स्ट्रक्चर के बाद इसमें एक ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग देखने को, डेज हाई, माफ कीजिएगा, ऑल टाइम हाई नहीं, डेज हाई की क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और अगर आज बैंकिंग स्टॉक चल गए तो यहाँ पर आप नजर रखिएगा। दूसरा स्टॉक है आरबीएल बैंक और यहाँ पर आप देखें तो जब से एक कैपिटल इन्फ्यूजन की खबर आई है इसके बाद से स्टॉक की तो लगभग पूरी तरीके से री रेटिंग हो चुकी है और इसका जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है काफ़ी बढ़िया है। हालांकि इसको थोड़ा सा जूम आउट करके लंबी अवधि का चार्ट आपको देना पड़ेगा, थोड़ा समय भी देना पड़ सकता है। ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि मीडियम टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। इसमें स्टॉक में आप देखें ना तो पूरे री रेटिंग के ट्रिगर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी के चलते आरबीएल बैंक स्टॉक को भी रडार पर रखेगा। ओके, अगले दो में दो फार्मास्यूटिकल कंपनीज रख दी। दरअसल अमेरिकी जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे यहाँ भी छाया हुआ है, यूएस एफडीए वाले भी जोश में एकदम। कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज के प्लांट को अनअनाउंस्ड इंस्पेक्ट करा था 13 से 21 अगस्त के बीच में और उसके बाद एक कंक्लूडिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट दे दी जिसे अपन कहते हैं फॉर्म 483, जिसमें 10 ऑब्जर्वेशन सामने आए। 10 आपत्तियां अपने आप में ऐसा काउंट है कि स्टॉक पे नेगेटिव रिएक्शन आना चाहिए, पर माइल्ड रेड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन 10 के 10 को मैं देख रहा था कोई डेटा इंटेग्रिटी या शायद रिपीट वायलेशन नहीं है, इसीलिए सिर्फ माइल्ड रेड मान के चलिए। फिर अगला है नैटको फार्मा। इनके हैदराबाद के प्लांट को भी यूएसएफडी ने इंस्पेक्ट करा था। इनका फिनिश डोसेज फॉर्मुलेशन एफडीएफ प्लांट है। 4 आपत्तियां वहां पे भी सामने आई हैं। तो ठीक है, निगलिंग वरीज टाइप है, ऐसा कोई कंसर्न्स नहीं है। दोनों को लाल ही रखता हूं वरीज के नाम से, तो पर आप सिर्फ वॉच पे रखिए। 10-10 6-6 स्टॉक्स पूरे हो गए, ब्रेक के उस पर लौटे तो अगले। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर ली जाए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में पॉलीकैब। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस और ये अब तक पहला स्टॉक है जो इन रेड में आपको बता रहा हूँ। थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर चार्ट्स पर नजर आ रही है और बड़े रनअप के बाद कोई स्टॉक थोड़ा सा हल्की सी गिरावट के संकेत दिखाए तो एक ब्रीदर भी आ सकता है, थोड़े से करेक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। और डेली चार्ट्स पर आप देखें तो फ्राइडे तकरीबन 2% की गिरावट के साथ एक ब्रेकडाउन यहाँ पर विजिबल हुआ है। तो पॉलीकैब अगर आज मार्केट थोड़ी सी गिरावट दिखाता है, ऑफ हाइज के एक्शन होते हैं, तो यहाँ पर फोकस रखिएगा। पॉलीकैब इसे इन रेड रखा है। दूसरा स्टॉक है वंडरला हॉलीडेज। यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। शायद एक खबर भी आई है रेटिंग अपग्रेड की, लेकिन ये स्टॉक टेक्निकल तौर पर मेरे रडार पर आया और आप फ्राइडे के स्टॉक्स का प्राइस एक्शन स्कैन करके देखेंगे तो आपको पता है कि ये जो टूरिज्म की है, हॉस्पिटैलिटी की थीम है, सब में काफ़ी बड़े मूव्स देखने को मिले थे। चाहे आप वंडरला को देखें, कामत होटल्स को देखें या फिर बाकी के जो अन्य हॉस्पिटैलिटी स्पेस के जो स्टॉक्स हैं, सब में काफ़ी बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला था। वंडरला ऑलमोस्ट 6% की तेजी है, लेकिन एक बहुत लंबी बड़ी गिरावट के बाद 6% का मूव है। ऑलमोस्ट चार्ज पर एक ब्रेकआउट के संकेत यहाँ पर देखने को मिले और पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मोर देन एवरेज वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में आपको खरीदारी देखने को मिल रही है। तो वंडरला हॉलीडेज हो सकता है कि डे 2 का एक्शन हो। इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। ओके, अगले दो में एक तो पावर ग्रिड को इन ग्रीन रख रहा हूं। दरअसल सक्सेसफुल बिडर चुने गए गुजरात ये एक रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए। कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जीते BOOT प्रोजेक्ट है और डिस्कवर्ड टैरिफ है 822-823 करोड़ पर एनम की। तो एक तो वो प्रोजेक्ट जो है वो 6,500 मेगावाट रिन्यूएबल पावर अक्रॉस गुजरात। अब उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं। आसान शब्दों में एक बार प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो इनको 822 करोड़ रुपए की गारंटीड लॉन्ग टर्म कैश फ्लोज कमीशन करने के बाद मिल रहे होंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल पॉजिटिव है पावर ग्रिड के लिए, इसीलिए इन ग्रीन कर दिया। दूसरा अमागी मीडिया लैब्स। अब इसको हो गया 6-7 महीने आईपीओ को, तो वो विंडो खुली थी। लार्ज ट्रेड फ्राइडे को प्ले आउट हुआ था जिसमें
ट्रूली होल्डिंग्स, एवीपी, एक्सेल इंडिया, जो सीएनबीसी आवाज ने बताया था वैसे ट्रेड प्ले आउट हुआ, इन सब ने माल बेचा। खरीदारों की लिस्ट देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉट्रे डैम, सिस्क्विना पैसिफिक, बोफा सिक्योरिटीज, जीपी इमर्जिंग मार्केट्स, ये एफपीआईज हो गए। एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, टाटा, ईडलवाइज, बड़ौदा, बीएनपी, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ, ये लिस्ट है जिन्होंने वो अमागी के स्टॉक्स खरीदे। मैं इसको ग्रीन ही रख देता हूं आज के लिए। फ्राइडे को भी ट्रेड के बाद अच्छी तेजी बन रही थी इस काउंटर में। लास्ट दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो स्टॉक हैं आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी आप फोकस रखिएगा। हालांकि डेली चार्ट पर देखेंगे तो कुछ नया नहीं है, लेकिन वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर आप एक बार देखिए। मैं वीकली कैंडल की बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी अवधि का समय का चार्ट दिखेगा। बड़ी तेजी आई थी, फिर बड़ा करेक्शन और अब एक कंसोलिडेशन का फेज है, और इसी के साथ आपको पता चल रहा है कि चार्ज पर अक्यूमुलेशन हो रहा है। जब जब इस स्टॉक में गिरावट आ रही है, ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस स्टॉक को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा रुका हुआ स्टॉक है, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर आप फोकस रखिएगा, इन ग्रीन रखा है। आखिरी स्टॉक है केन्स टेक्नोलॉजीज। टेक्निकल तौर पर ये पूरे एएमएस स्पेस के स्टॉक्स काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और साथ में आप देखें तो यहाँ पर एक कोलैबोरेशन भी देखने को मिल रहा है, तो इसी के चलते केन्स टेक, इसको भी इन ग्रीन रखा है। डॉक्टर साहब एक स्टॉक चेंज कर रहा हूँ, इन्फोएज आपकी टीम में क्या ना? इन्फोएज को रखिएगा स्क्रीन पे, हितेश ओबरॉय साहब, इसको लाल रख रहा हूं, अच्छा चला है वैसे स्टॉक। प्रमोटर और डायरेक्टर जो हैं उन्होंने 20 और 21 अगस्त के बीच में, ये एक्सचेंज डिस्क्लोजर के तौर पे है, इन्होंने स्टॉक्स बेचे हैं खुले बाजार में। हाँ, 20 और 21 तारीख दोनों को, तो इन करीब है 4 लाख शेयर्स, 3.98 लाख शेयर्स बेचे गए। और एक की मैनेजमेंट पर्सन ने भी इस दौरान, अम्बरीश रघुवंशी साहब ने भी 50,000 शेयर्स बेचे हैं। तो प्रमोटर्स की तरफ से ये जो सेलिंग आ रही है, मैं इसको लाल रख रहा हूं इन्फोएज को आज के लिए। वैसे इसलिए कि मैंने क्राफ्टमैन ऑटोमेशन रखा था एक सब्सिडी का गठन, पर वो है नाम मात्र का, क्योंकि बहुत मिनिस्कूल सा कॉन्ट्रीब्यूशन, अभी पैसा लग रहा होगा कुछ लाख रुपए, तो इसको छोड़ रहा हूं। इन्फोएज को लाल रखा है प्रमोटर की सेलिंग के इंस्टेंस के बीच में। और लास्ट में लेकर आइए पिरामल फाइनेंस, काफी चला हुआ है पर आज रडार पे इसीलिए क्योंकि आज एक बोर्ड मीट है। बोर्ड मीट में फंड रेजिंग करना चाहते हैं, फंड रेजिंग सिक्योरिटीज इशुएंस के थ्रू करना चाहते हैं। आउटकम अवेटेड रहेगा। फ्राइडे को अहेड ऑफ बोर्ड मीटिंग अच्छी तेजी ऑलरेडी बनी हुई है, तो सिर्फ होमवर्क के तौर पे अभी तो ग्रीन रख रहा हूं, देखते हैं आउटकम क्या आता है। ये हो गया आज के 10-10 स्टॉक्स पूरे। छोटा से ब्रेक की तैयारी कर लीजिए, ब्रेक के उस पर जैसे ही लौटेंगे टीम्स का बढ़िया सा एक रैप अप। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की है नारायण हृदयालय के साथ, इसके अलावा विशाल मेगामार्ट स्टॉक पर भी खास नजर रखेगा। इन्फोसिस यहाँ पर आपको फोकस रखना है, कॉस्पी में गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी अपोलो टायर्स हैं, आरबीएल बैंक एक पॉलीकैप स्टॉक ऐसा है जो थोड़ा सा टेक्निकल तौर पर कमजोर लग रहा है। वंडरला हॉलीडेज, आरती इंडस्ट्रीज और केन्स टेक्नोलॉजीज, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए सिर्फ होमवर्क के तौर पे। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करनी है तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा। होमवर्क क्या है? एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2.0 का अनाउंसमेंट, तो डिक्सन टेक इन ग्रीन। जी एंटरटेनमेंट में फाइनली प्रमोटर्स को वारंट जारी करे जा रहे हैं, मौजूदा भाव से अच्छे खासे प्रीमियम में, तो ग्रीन कर दिया। KDDL प्रमोटर की सेलिंग, श्री रेणुका शुगर्स, आईसीआईसीआई बैंक ने चंक बेचा। कैप्लिन पॉइंट और नैटको फार्मा यूएसएफडीए की प्लांट रिलेटेड गाजगिरी। पावर ग्रिड के लिए अच्छी खबर थी, अमागी के लार्ज ट्रेड्स का अपडेट था, इसीलिए दोनों ग्रीन थे। इन्फोएज में फिर प्रमोटर्स की सेलिंग है ओबरॉय की तरफ से, इसीलिए लाल रखा। और पिरामल फाइनेंस जो है आज बोर्ड मीट है, तो अहेड ऑफ बोर्ड मीट ग्रीन रख दिया। देखते हैं आउटकम क्या आएगा।